नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिक्के का दूसरा पहलू इस प्रोग्राम में। मैं हूं नीलेश फरकाड़े और आप देख रहे हैं एनरिच न्यूज़। दोस्तों, हर बार एक नया मुद्दा, एक नए व्यक्तित्व के साथ मैं आपके सामने कई बातें लाता हूं। दोस्तों, इस बार का जो मुद्दा है वो हर किसी के घर से, हर किसी के इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। आबूदाना ये ऐसा एक शब्द है जो हर कोई ढूंढता है। दोस्तों, नए शहर में आप जाइए, नई जगह पर आप जाइए, या फिर जो किराए के घर में रहता है उनसे पूछिए, एक बात जाहिर तौर पर सामने आती है कि वो सब कुछ एक ही सोच उनकी रहती है जिसके लिए वो ज़िंदगी भर का अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं। वो होता है घर खरीदना। जी हाँ, घर एक ऐसी चीज़ जिसपे सपने इंसान पिरोता है। घर एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है और सुकून के कुछ पल बिताना चाहता है। ये वो घर भी होता है जो इंसान को उसकी ज़िंदगी के पूर्णत्व की ओर लेकर जाता है। अब ये घर खरीदने की बात जहाँ आती है तो वहाँ कई चीज़ें सामने आती हैं, और जब वहाँ पर कुछ परेशानियाँ सामने आती है तो निश्चित तौर पर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी घर के लिए हम किसी दूसरे के हाथ में जब दे रहे हैं तो क्या वो विश्वास पात्र है? क्या उस तक हमने दी हुई रकम अगर पहुँची तो वो सेफ रहेगी? क्या कहीं वो हमारे साथ धोखा तो नहीं करेंगे? ऐसी कई चीज़ें और कई बातें हमारे दिमाग में और दिल में आती हैं। तो चलिए इसी विषय पर हम बात करते हैं, और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल जी चौधरी, जो कि खुद एक कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये सारी स्थिति और ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल सर, मैंने अपनी बातों में ये बात कही कि घर खरीदना यानी अपनी पूरी जमा पूंजी एक गैर के हाथों देना, और साथ ही साथ फिर उससे अपेक्षा रखना कि हमें वो जो चीज़, जो घर, जो प्लॉट, जो फ्लैट हम लेना चाहते हैं वो हमें वो व्यक्ति देगा। लोगों के साथ कई चीज़ों में इसमें परेशानियां होती है। ये स्थिति क्यों आई और कब से आई? नीलेश जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मोतीलाल चौधरी। नीलेश जी, घर हर किसी का सपना होता है जीवन का, क्योंकि इंसान की जो 3 मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो रोटी, कपड़ा और मकान, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है वो है मकान। तो पहले क्या होता था कि आज से जस्ट मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक 3 साल पहले की बात, तो 3-4 साल पहले क्या होता था कि जो डेवलपर लॉबी या बिल्डर लॉबी मकान बनाती थी तो उसमें उनको कोई बंदिश नहीं थी शासन की तरफ से। मतलब कोई प्रेशर नहीं था कि भैया इतने दिन में आपको मतलब कंप्लीट करना है, बना के देना है ग्राहकों को। तो लोगों से ज़मीन खरीदते थे, ज़मीन का टोकन बयाना कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, रजिस्ट्री करने के पहले उस पर प्लानिंग बना लेते थे, और प्लानिंग बना करके उस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी बिना परमिशन के शुरू कर देते थे। परमिशन उधर चलते रहते थे। तो क्या होता था कि अगर उसको उसके हिसाब से परमिशन नहीं मिली तो मान लो उसने प्लानिंग के लिए तो लोगों को दिखाया कि मैं 8 मंजिली बिल्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसने अंडर प्लानिंग ही बेचना चालू कर दिया, और उसको सैंक्शनिंग के समय पे 6 बिल्डिंग का ही अगर सैंक्शन मिल गया, 6 माले का ही मिल गया, तो बेचा तो उसने 8 माले की, मतलब 8 माले के हिसाब से उसने उतने यूनिट बेचा। तो उसको क्या होता था कि फिर बाकी के जो बचे यूनिट थे, मतलब जो बेच चुके थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं उसके कमिटमेंट फेल हो जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पूरे देश भर में, मुंबई बोलो, दिल्ली बोलो, नागपुर बोलो, या हर जगह पर बड़े बड़े शहरों में ऐसी हुई। बिना सैंक्शन के लोगों ने मकान बना करके बेचना शुरू किया, बिना अथॉरिटी के परमिशन से लोगों ने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, जो अवैध कंस्ट्रक्शन बोला गया, और लोगों को समय पे उसके पोजीशन उसका मिला नहीं। और इस वजह से ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखने का नजरिया लोगों का थोड़ा सा बदल चुका था। लेकिन हम गवर्नमेंट के डिसीजन का स्वागत करते हैं कि जब से 2017 में एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी करके नियमावली बनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा का कानून लाया, बाद में हर स्टेट में उस रेरा के सिमिलर अथॉरिटी बनी, स्टेट की अथॉरिटी बनी, और उसके लिए अलग अलग शहरों में ऑफिसर और ऑफिसर्स बनाए गए। और उसके तहत जो बिल्डरों को एक फ्रेम वर्क दिया गया कि भैया उस फ्रेमवर्क के तहत अगर कोई बिल्डर काम करता है तो उसमें बिल्डर का भी काम अच्छे से होगा, कस्टमर जो पैसा लगाता है अपने मेहनत की जमा पूंजी, वो एक बिल्डर के ऊपर भरोसा करके वहां इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जो उसकी जमा पूंजी है वो भी सेफ रहेगी, और उसको दिए हुए समय में उसका जो घर है उसका पोजीशन मिलेगा।
तो 2017 से हम देख रहे हैं कि जो रेरा अथॉरिटी ने काम किया है वाकई में तारीफ काबिल काम किया हुआ है। और उसके तहत सबसे पहले तो हम लोगों को उस समय ऐसा लगा था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब हम खुद उस अथॉरिटी के साथ में मतलब कंधे से कंधा मिला करके हम उन चीज़ों को समझने लगे और रजिस्ट्रेशन करके हम उसके हिसाब से काम करने लगे, तो हमें भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि यार चलो रेरा के साथ में अगर हम काम करते हैं तो कस्टमर उस पर विश्वास कर रहा है जी। और जो पहले का तरीका था और आज का तरीका है वो काम करने का बदल चुका है। तो अभी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब रेरा आने के कारण कस्टमरों को अभी वो डरने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी बिल्डर ने अगर मुझे कोई स्कीम में फ्लैट का कमिटमेंट किया है तो वो मुझे समय पे कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए देखने लिए आपका कमिटमेंट पूरा होगा या नहीं वो देखने के लिए अथॉरिटी बैठी है। केवल आप ये देखें कि वो जो प्रोजेक्ट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है वो रेरा के साथ में रजिस्टर्ड है क्या नहीं, ये देखना कस्टमरों को, ग्राहकों को जरूरी है। चाहे फिर वो कोई प्लॉट का प्रोजेक्ट खरीदे, चाहे प्लॉट खरीदे या फिर कोई फ्लैट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदे जी। तो वो रेरा के अथॉरिटी के माध्यम से रजिस्टर्ड है या नहीं ये ग्राहकों को देखना अनिवार्य है। अगर वो प्रॉपर्टी मैं ये मानता हूं कि रेरा रजिस्टर्ड है तो वो प्रॉपर्टी कस्टमर को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, समय पे पोजीशन मिलने का गारंटी रेरा उसको ऑलरेडी देता है, तो बिल्डर को देना ही नहीं। अच्छा, सपोज जहां तक मेरी जानकारी है कि नोटबंदी के पहले तक कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा था। नोटबंदी आते ही उसमें कई चीज़ों में ये बिजनेस पूरा पीछे आ गया, उसमें से लोगों को भी परेशानी हुई। तो उसके बाद में अब स्थिति कितनी संभली और क्या क्या उसमें परेशानी आई? एक्चुअल देखा जाए तो क्या हुआ कि पिछले 5 सालों में बहुत सारे जो हम कहेंगे चेंजेस हुए। उसमें सबसे पहला जो था 2016 का नोटबंदी। तो नोटबंदी में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि रियल एस्टेट में कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, ये रहता है। तो उसके कारण क्या हुआ कि नोटबंदी जब हुई तो उसका सीधा असर रियल एस्टेट पे हुआ, जिस कारण नोटबंदी के बाद में लगभग साल भर तो ऐसा गया कि बिजनेस नहीं के बराबर था। तो सबसे बड़ा सेटबैक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री थी उनको पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ कि नोटबंदी के बाद में रेरा आया 2017 में, 2016 में नोटबंदी आ गया, 2017 में रेरा आ गया जी। तो रेरा भी हम लोगों के लिए एक नया अथॉरिटी था। तो सबसे पहले तो वो होगा क्या, क्या नहीं होगा, मतलब इसमें समझने के लिए 2-4-6 महीने हमारे चले गए। तो काम कैसे करना, कैसे नहीं करना, फिर कौन से प्रोजेक्ट रजिस्टर करना, कौन से नहीं करना, ये बहुत सारे ऐसे मतलब कंफ्यूजन्स थे। तो समझने के लिए हम सारे लोगों को 5-6 महीना समय लग गया। तो वो हमारे 6 महीना मतलब 2017 का वर्ष भी उस तरह से वो मतलब नहीं के बराबर बिजनेस रहा। उसके बाद में क्या हो गया कि जीएसटी आ गया। जीएसटी भी रियल एस्टेट के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट था कि बहुत सारे शुरुआत में कंफ्यूजन थे कि कैसे कैसे भरना है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना परसेंटेज है, क्या है। पहले सर्विस टैक्स लगता था तो वो डिसाइडेड था जी कि भैया मतलब स्टैम्प ड्यूटी भरो और इतना इतना सर्विस टैक्स भर दीजिए बस। फिर अभी सीमेंट पे अलग जीएसटी है, तो लोहे पे अलग है, मतलब हर मटेरियल के हिसाब से अलग अलग उसके जीएसटी के परसेंटेज है। तो उस कारण वो भी समझने के लिए हमको काफी मतलब 2-4-6 महीने हमारे उसमें चले गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 16, 17, 18 मतलब ये तीनों साल जो थे रियल एस्टेट कैसे तो भी मतलब सरवाइव कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छा था ऐसा हम नहीं कहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जब रियल एस्टेट में एक समय अच्छा आने लगा कि लोगों को फिर ये जीएसटी के बारे में भी समझ में आने लग गया कि कैसा रिटर्न भरना, क्या करना। रेरा के बारे में मैक्सिमम प्रोजेक्ट फिर धीरे धीरे रजिस्टर होने लग गए। तो उस बारे में भी लोग समझ करके आगे बढ़ना शुरू हो गया। और फिर जैसे मार्केट थोड़ा सा पिकअप पकड़ लिया था, मतलब ग्राहक ऑलरेडी देख रहे थे, प्रॉपर्टियां बुक करना शुरू कर दिए, कि फिर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना की मार पूरे दुनिया में आज आई है जी। और इसका तो सबसे बड़ा इफेक्ट मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि रियल एस्टेट को हुआ, सारे बिजनेस इंडस्ट्री को हुआ, सभी लोगों को हुआ, कॉमन मैन को भी हुआ। और पहले जो हम देखे कि पहली लहर जब कोरोना की आई थी, वो लहर के बाद में तो थोड़ा सा नुकसान आम लोगों का कम हुआ था। और उस कारण जो पहला अनुभव था गवर्नमेंट का पूरे दुनिया का,
लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसमें वो अनुभव लेने के बाद में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलना चाहिए, ये इंडस्ट्री फिर से जीवित होना चाहिए करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। और वो कदम था स्टैम्प ड्यूटी में कटौती का। तो पिछले साल 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक, पहले 3 महीने तक कुछ आधी स्टैम्प ड्यूटी कम किया गया था, बाद में 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक फिर 2% का डिस्काउंट लोगों को मिला, पर्टिकुलर महाराष्ट्र में। तो उस कारण मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट को एक संजीवनी प्रदान हुआ, क्योंकि जब कोरोना आया तब हम लोगों को ये लग रहा था, क्योंकि हमारा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लग चुका था, बैंक के लोन पड़े हुए थे, तो बैंक की इंस्टॉलमेंट तो जा ही रही थी, ठीक है, प्रॉपर्टी डम पड़ी हुई थी। तो हमको ये लग रहा था कि कल चल के ग्राहकी आएगी या नहीं आएगी, कहीं ये 2 साल 3 साल निकल गए तो लोन के दबाव में दब करके कहीं इंडस्ट्री खत्म ना हो जाए, मतलब एक डर बना हुआ था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार को कि उन्होंने जो कदम उठाया था, 6 महीना स्टैम्प ड्यूटी में जो कटौती करी, तो उसके तहत रियल एस्टेट इंडस्ट्री फिर से एक फ्लरिश, एक फ्लो आ गया। और हमने ये तक समय देखा कि रजिस्ट्री ऑफिस में इतनी गर्दी थी कि जगह रखने, पाव रखने को तो जगह नहीं थी। एनएमसी को वहां पर चालान करना पड़ा, चालान भी करना पड़ा, कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ तो मतलब इतना अच्छा काम हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्च महीने से फिर से एक दूसरे लहर का एक सुगबुगाहट आ गई, और नागपुर में फरवरी महीने से ही लॉकडाउन हर सैटरडे संडे होना शुरू हो गया। हम लोगों का जनरली सैटरडे संडे ही ज्यादा ग्राहकी आती है साइट देखने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अधिकारी और बाकी सब लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। तो फरवरी महीने से सैटरडे संडे लॉकडाउन शुरू हो गया, मार्च महीने से और अप्रैल से तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो उस कारण क्या हो गया कि फिर से 4 महीना हमको शांत रहना पड़ा, और 4 महीना शांत रहने के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, भलाई जून से लॉकडाउन खुल गया, लेकिन इस साल बारिश का भी काफी जबरदस्त प्रभाव रहा। उस कारण भी 3 महीने भी हमारे एकदम शांत रहे देखा जाए तो। लेकिन अभी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में कोरोना का धीरे धीरे प्रभाव कम होते जा रहा है, लोगों की रोजमर्रा की लाइफ फिर से एक रूटीन लाइफ में आ गई है गाड़ी, तो उसके चलते अभी मार्केट में हम देख रहे हैं कि हर एरिया में ग्राहकी बढ़ गई है। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि फिर से रियल एस्टेट की तरफ देखने का लोगों का रुझान एकदम बढ़ गया है, और लोग अभी प्रॉपर्टी खरीदना पसंद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो 3 महीने में नहीं हुआ वो पिछले 1 महीने में हुआ है रियल एस्टेट बिजनेस में, और काफी सारे लोग अभी आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी है अभी मार्केट में। सर जाहिर सी बात है कि इस एरा को, इस पूरे डिपार्टमेंट को सरकार की तरफ से तो अच्छी मदद मिली, ये मानना पड़ेगा। स्थिति ऐसी थी कि आम जनता में उतना विश्वास अभी तक नहीं आ पाया है, ये भी कहीं कहीं कहा जाता है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से जो डेवलपर्स थे वो अपनी चीज़ें वक्त पर पूरी नहीं कर पाए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर से वो साइट्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से भी परेशानी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि रेरा के माध्यम से भी अभी कुछ उसमें चीज़ें आई थी डेवलपर को, हाँ, उसके बारे में ज़रा बताइए। एक्चुअली क्या है कि मैंने सबसे पहले कहा कि रेरा सब लोगों के लिए नया था, तो नया होने के कारण उसमें क्वार्टरली अपडेट की कुछ ये थी, तो कुछ लोगों ने, कुछ डेवलपरों ने क्या किया कि उनको लगा कि भैया 3 महीने में मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। किसी ने वहां कंप्लीशन डेट अपने हिसाब से डालना पड़ता है, मैक्सिमम उनका 5 साल का एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन का पीरियड का एक चार्ट होता है जब हम रेरा के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे बिल्डर लोगों को उस समय शुरुआत में क्या लगा कि भैया हम हमारा प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट कर देंगे, किसी ने 1 साल का समय डाला, किसी ने 6 महीने का, किसी ने 2 साल का डाला। लेकिन क्या हुआ कि जब ये लॉकडाउन लगा पिछले साल और इस साल जब लॉकडाउन लगा, तो उस कारण क्या हो गया कि 3-3 महीने, ये 2 साल का 6 महीने का लॉकडाउन में समय चला गया। फिर जब लॉकडाउन खुलता था पिछले साल भी, तो फिर बारिश शुरू हो गई, वो 3 महीने चले गए, तो ये 3-3 6 महीने, मतलब ओवरऑल 2 साल में 12 महीने ही काम हुआ। 12 महीने तो आपके लॉकडाउन और बारिश में निकल गए। बराबर। तो जो डेवलपर ने कस्टमर के हिसाब से रेरा में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का समय सीमा तय किया था, तो नेचुरल बात है कि अगर 2 साल का समय वो डेवलपर ने दिया, तो उसमें साल भर ही उसको काम का समय मिला, तो वो 2 साल का काम 1 साल में कैसे कंप्लीट कर पाएगा। सेकंड थिंग, फिर बहुत सारी चीजें हमने ये देखी कि मटेरियल का शॉर्टेज था लॉकडाउन में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद थी, गवर्नमेंट ने कुछ समय शुरू भी रखा था, लेकिन मटेरियल ही नहीं मिल रहा था,
और मिल भी रहा था तो वो मतलब बहुत औने पौने दाम में खरीदना पड़ रहा था, कॉस्टली हो गया था, तो कॉस्टली हो गया था, लोहा कॉस्टली हो गया था, रेती कॉस्टली हो गई थी, गिट्टी कॉस्टली हो गई थी, तो उस कारण उसका इफेक्ट आया। और इस कारण मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी का कि कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि रेरा की पेनाल्टी बहुत भारी है। हमने देखा कि 1800 से ज्यादा बिल्डर लोगों को महाराष्ट्र में पेनाल्टी और मतलब रेरा ने उनको ये किया है, ब्लैक लिस्टेड किया है। तो मतलब कोई इंटेंशनली ये नहीं चाहता कि मैं रेरा के हिसाब से काम ना करूं, लेकिन पिछले 2 साल में जो दिक्कतें आई कोरोना के कारण, उस कारण डेवलपरों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस कारण प्रोजेक्ट थोड़े से डिले हुए। गवर्नमेंट ने इतनी सारी मदद तो की, फिर इन चीज़ों में गवर्नमेंट ने हाथ क्यों नहीं डाला? उसके पीछे एक डेवलपर के तौर पर किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि एक देखिए, अगर एक डेवलपर है तो उनकी तरफ 50 प्लॉट खरीदने वाले मिनिमम लोग होते हैं, और वो लोग उनमें से उनका काम अगर सही समय पर, फ्लैट खरीदने वालों का सही समय पर काम नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्टर को जाकर मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से समाधान नहीं हुआ तो क्रेडाई जाते हैं, रेरा में कंप्लेंट करते हैं, अलग अलग जगहों पर वो जा सकते हैं, कोर्ट जाते हैं। इसके लिए अगर रेरा के माध्यम से या फिर क्रेडाई के माध्यम से कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता जिसके माध्यम से उन लोगों तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुंचाई जाती कि आप निश्चिंत रहिए, आपके पीछे हम हैं, आपका पैसा कहीं भी नहीं प्रॉब्लम में फंसेगा, आपके प्रोजेक्ट आपको थोड़ा डिले हो रहा है, ये भी तो उनकी तरफ से करने की एक ज़रूरत थी। इस तरह का कोई काम शासन की तरफ से नहीं हुआ। देखिए, शासन की तरफ से हमने इस बार भी हमने शासन को आगाह किया था, मतलब रिक्वेस्ट की थी क्रेडाई के माध्यम से। क्रेडाई एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है पूरे भारत का, और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, नागपुर में भी क्रेडाई का अच्छा काम है। तो क्रेडाई ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में को इस बार भी निवेदन दिया हुआ था और काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया कि जैसे पहले लहर में, कोरोना के पहले लहर में लोगों का जान माल का नुकसान हुआ, सेकंड लहर उससे भयानक थी और उसमें हर किसी ने अपने करीबी लोगों को खोया। मतलब तो इसमें काफ़ी सारा नुकसान सब लोगों का हुआ है, सब आम जनता का नुकसान हुआ है। तो हमारा और क्रेडाई के माध्यम से हमारे प्रतिनिधियों का भी गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट था, विनती थी कि इस बार भी स्टैम्प ड्यूटी में कुछ 6 महीने के लिए लोगों को मतलब रिलैक्सेशन दिया जाए, जिसके कारण फिर से एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक बूम मिलेगा करके। अब देखिए, गवर्नमेंट है, वो सरकार है, अब हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्रेशर तो नहीं बना सकते बिल्कुल। तो लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, और ऐसा हुआ कि अभी मतलब देखिए, हम लोग सैंक्शन भी करने जाते हैं जब प्रोजेक्ट, तो पैसा तो लाखों करोड़ों रुपए उनकी फीस होती है, वो हम डिपार्टमेंट को भरते हैं, लेकिन उसके बाद में भी डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमको कोऑपरेशन नहीं मिलता कि जहां 1 महीने में काम होना चाहिए वहां 3-3 महीने 6-6 महीने हमारी फाइलें लटकती है। मतलब डिपार्टमेंट का पूरा फीस देने के बाद में, करोड़ों रुपए उनका भरने के बाद में भी 3-3 4-4 महीने तक अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट डिले तो होगा ना साहब जी, है ना। फिर कैसे हम समय में कंप्लीट कर पाएंगे? हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक खिड़की योजना लाइए, आपका जो फीस का चार्ट बना हुआ है उतनी फीस डेवलपर भरने के लिए तैयार है आपके डिपार्टमेंट में, आप दिए हुए लिमिट 45 दिन का समय दीजिए, 45 डेज में आप पूरे डिपार्टमेंट के एनओसी और सैंक्शन दे दीजिए। तो हम भी जो दिया हुआ समय है हम नहीं चाहते, क्योंकि आज अगर हमारा कोई किसी कारणवश अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो हमने 2 साल पहले जो कॉस्ट में आपको मतलब प्लॉट देने या फ्लैट देने का कमिटमेंट किया है, तो हमने तो 2 साल पहले उसका कॉस्ट आपसे तय किया है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट 2 साल बाद अगर हम आपको पोजीशन देते हैं और हमारा 1 साल अगर उसमें एक्सटेंड हो गया है, तो उसमें क्या हो गया कि हमारी तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई ना। आज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, जैसे 1 साल में 25 रुपए 30 रुपए के आसपास में वो भाव बढ़ गए, तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ गया। जो लोहा हम 48 रुपए किलो में परचेस करते थे, आज वो 60-62 रुपए में परचेस करना पड़ रहा है। जो सीमेंट हम 270-275 रुपए में परचेस कर रहे थे, आज नियर अबाउट 400 रुपए में परचेस करना पड़ रहा है। हमारी कॉस्टिंग तो वही है माल की, क्योंकि हम पुराने उस ग्राहक से बढ़े हुए रेट के हिसाब से माल नहीं ले कर सकते। उल्टी हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, हमारा प्रॉफिट 0 हो रहा है उस कारण। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी सैंक्शनिंग की जो स्पीड है इसको फास्ट करे, और जो हमारी रिक्वेस्ट है स्टैम्प ड्यूटी की उसको अगर ये कर दे तो और इंडस्ट्री को मदद मिल जाएगी। बिल्कुल, ये चीज़ें तो मुख्य रूप से शासन को, प्रशासन को माननी ही पड़ेगी कि जो लालफित शाही जो हम मराठी में वर्ड यूज़ करते हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर और साथ ही साथ जो उनके ग्राहक होते हैं उन्हें भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बेचने वाला है तो दूसरा खरीदने वाला है, और ज़रूरत खरीदने वाले की भी उतनी है जितनी बेचने वाली की है। और खरीदने वाला अगर उसको समय पर चीज़ ना मिले तो उसकी चीज़ें, उसकी बातें कैसे कंप्लीट हो। जाहिर सी बात है। सर, नागपुर के बारे में बात करेंगे। नागपुर एक इमर्जिंग सिटी है। नागपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर
शहर के चारों ओर डेवलपमेंट के बहुत सारे चांसेस हैं और इसी वजह से रियल एस्टेट का बिजनेस नागपुर में बहुत अच्छा बढ़ा है और बहुत तेज़ी से बढ़ा है। फिर चाहे वो मनीष नगर का एरिया कहें या फिर कोराड़ी कहें या फिर काटोल रोड कहें या फिर इधर भंडारा की साइड का भंडारा रोड की साइड का एरिया कहें, हर जगह पर प्लॉट डेवलपमेंट हुए हैं। आज जो लोग खरीदना चाहते हैं नागपुर में प्रॉपर्टी, उनके लिए किस तरह के अवसर है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या इसमें अब पॉजिटिविटी आ गई है? देखिए, मैं आपके दर्शकों से बात करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज जिस हिसाब से नागपुर बढ़ रहा है, आने वाले 5 साल बाद आप देखेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल का नागपुर और आज के 5 साल बाद का नागपुर, इसमें शायद आप लोगों ने जमीन आसमान का फर्क देखा होगा, महसूस किया होगा। जो 5 साल पहले नागपुर में आया था, आज आकर के देखिए नागपुर का चेहरा मोहरा बदल गया है। तो मैं सारे नागपुर के लोगों को और नागपुर के आजू बाजू के रहने वाले सभी ग्राहकों से मैं आग्रह करूंगा, सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आने वाले 5 साल में नागपुर एक जबरदस्त डेवलप होने वाला है। जिस हिसाब से आज नागपुर के चारों तरफ डेवलप हो रहा है, चारों तरफ बड़े बड़े नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी है, सारे 4 लेन और 6 लेन के बड़े बड़े रोड से कनेक्टिविटी हो रही है। नागपुर से एक समृद्धि महामार्ग की कनेक्टिविटी हो रही है जी, जो एक नागपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, जो सीधा बॉम्बे से कनेक्ट करेगा। बराबर। तो बॉम्बे से ये समृद्धि महामार्ग कनेक्ट करने की वजह से नागपुर से महाराष्ट्र के मैक्सिमम सारे जिले कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नागपुर एक सेंट्रल इंडिया का हार्ट होने के कारण, एक दुनिया का हार्ट माना जाता है उसको, एविएशन इंडस्ट्री में भी। यहाँ कार्गो हब आ रहा है। ठीक है, कार्गो हब आने के कारण आज जो नागपुर में, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तो है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से फैसिलिटी नहीं है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए यहाँ ऑलरेडी नया एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन हो चुका है, मिहान से कनेक्टेड। एक बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग वहां बनने वाला है, एक नया हवाई पट्टी वहां बनने वाला है। और जब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां आने वाले 2-4-5 सालों में बन जाएगा, तब हम देखेंगे कि जिस मेट्रो शहर में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है और यहाँ तो कार्गो हब भी ऐड है उसमें, ठीक है, तो वो जब आया है तो उससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दायरा जो डेवलप हुआ है, तो वहां उस मेट्रो शहर में उसके रेट क्या गए, 5 साल पहले क्या रेट थे, 5 साल बाद क्या रेट हो गए और उसके 5 साल में कैसा वो एरिया डेवलप हो गया। ये अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो हम नागपुर का कल्पना कर सकते हैं। आज नागपुर में मेट्रो रेल आ चुका है, आज नागपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है, कार्गो हब आ चुका है, मिहान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ चुकी है, बड़ी बड़ी IT कंपनीज आ चुकी है, एम्स हॉस्पिटल से लेकर के आज IIM, IIT, सिम्बायोसिस से लेकर के ये सारी चीजें आ चुकी है। तो इस कारण क्या है कि आज पूरे विदर्भ के, मैं सारे दर्शकों से एक आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में नागपुर के नियर बाय में प्रॉपर्टी खरीदने का एक बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों को, क्योंकि आज जिस रेट में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आने वाले 5 साल में 100% आपको उसका 1 का डबल मिलेगा। ठीक है, तो ये एक सही समय है, क्योंकि अब जस्ट अभी रुका हुआ मार्केट था पिछले 2 साल से, कोरोना के कारण मार्केट रुका हुआ था, रेट भी फ्लरिश नहीं हुए थे। तो अभी रुके हुए रेट में प्रॉपर्टी खरीदना ये फायदे का सौदा है। जब रेट बढ़ रहे होते या बढ़ गए होते तब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसका अप्रिसिएशन कितना मिलेगा। लेकिन अभी जो रेट में हम प्रॉपर्टी खरीद रहे, पिछले 2 साल पहले जो रेट हुआ करते थे प्रॉपर्टी के, लगभग अभी उतना ही रेट है। हालांकि महंगाई 2 साल में बहुत बढ़ गई, सारे मतलब प्रोडक्ट के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट उसके हिसाब से अभी स्थिर है। तो ऐसे समय पर प्रॉपर्टी खरीदने का एक सही समय है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मतलब नागपुर में आइए और नागपुर के सराउंडिंग में आप अच्छे लोकेशन में प्रॉपर्टी देखिए, जो रेरा रजिस्टर्ड हो, जो NMRDA से अप्रूव्ड हो और जो सारे उसके टाइटल क्लियर हो, ऐसी प्रॉपर्टी आप लीजिए। बस यही आग्रह करूंगा। बिल्कुल सर। और दोस्तों, खास बात इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर दिल की इच्छा होती है कि आबूदाना अपना भी हो, और आबूदाना ढूंढने की सबसे सही जगह आज की डेट में नागपुर है। जैसे कि सर ने कहा, ये बात सही है कि नागपुर देश की केंद्रधानी कहा जाता है, और यहाँ रहना यानी जाहिर सी बात है पूरे भारत में कनेक्ट रहने के बराबर होता है। सर, बहुत समय में से समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे मोतीलाल जी चौधरी, जो कि डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर थे, और इनके माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से आज प्रॉपर्टी का बिजनेस नागपुर में है और किन किन स्थितियों से वो गुजरा है, और निश्चित तौर पर अब उसके लिए क्या क्या स्थिति है। अगली बार नए व्यक्तित्व के साथ, नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक देखते रहिए एनरीच न्यूज़।